10 जुलाई 2016 दो लड़के टपाई बैंक में दाखिल होते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट्स पहनी होती हैं। एक दरवाजे पर खड़ा होता है और दूसरा एटीएम के सामने। वो ना तो एटीएम को उड़ाने की कोशिश करता है और ना ही एटीएम से पैसे निकालने की ट्राई करता है, बल्कि सिर्फ इंतज़ार करता है। फिर कुछ अजीबोगरीब होता है। एटीएम अचानक पैसे फेंकना शुरू कर देती है और उसे सिर्फ उनको इकट्ठा करना होता है। इतने में एक अजनबी शख्स वहाँ आ जाता है और उन लड़कों को वहाँ से निकलना पड़ता है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो बहुत सारे नोट्स ज़मीन पर पाता है। उसे लगता है कि ये कोई चोरी की बड़ी ट्राई की गई है। हालांकि वो दोनों लड़के पैसे लेके निकल चुके होते हैं और 20 और जगहों पर बिल्कुल ऐसा ही हो चुका होता है। ये एक 2 साल लंबे ऑपरेशन की छोटी सी पजल थी जो पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख देती है। 30 मुल्कों के 100 बैंकों से $1 बिलियन चोरी हो जाते हैं। ये तारीख की शायद सबसे बड़ी चोरी होती है जो एक हैकर ग्रुप करता है। इसे कार्बनैक ग्रुप कहा जाता है। इन सब को कमांड सिर्फ एक इंसान कर रहा होता है, लेकिन इस रात टपाई में इन लड़कों से एक गलती होती है जिसकी कीमत उनको चुकाना पड़ती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 8 अप्रैल 2014 ये मंगल का एक नॉर्मल दिन था। मैक्सिम नामी शख्स यूक्रेनियन बैंक में अपने काम में मसरूफ़ था। वो एक अच्छी रेपुटेशन रखने वाला एम्प्लॉय था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत होती है। वो अपने कंप्यूटर में विंडोज़ अपडेट टाइम पर नहीं करता। वो कॉफ़ी के सिप्स ले रहा होता है और अपनी रिसेप्शनिस्ट के बारे सोच रहा होता है। उसे एक अपने कोलीग सर्गी की तरफ से एक ईमेल आती है। मेल के साथ एक अटैच वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंप्लायंस विद फेडरल लॉ के बारे में होता है। इसलिए वो इसको इम्पोर्टेंट समझता है और इस पर क्लिक करता है और इसे पढ़ता है और फिर क्लोज कर देता है और अपने मामूल के कामों में लग जाता है। कुछ ही हफ्तों के बाद मैक्सिम एक मीटिंग ज्वाइन करता है और अपने बॉस को परेशान पाता है क्योंकि उसके बैंक एटीएम्स खुद से मुख्तलिफ औकात में पैसे फेंकना शुरू हो चुके होते हैं। जो भी उस वक्त एटीएम्स में मौजूद होगा वो पैसे उठा सकता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि ये कोई साइबर अटैक हो सकता है और सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बैंक कैस्पर्स की टीम को हायर करता है। टीम अफेक्टेड एटीएम्स की हार्डवेयर्स को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। किसी भी तरह की कोई मशकूक एक्टिविटी या कोई ट्रेल नहीं मिलती जिसे फॉलो किया जा सके। कुछ महीनों बाद कैस्पर्स की टीम के एक मेंबर को रात 3 बजे एक रशियन बैंक मैनेजर की कॉल आती है और वो टीम को फौरन बैंक में आने का कहता है। कुछ ही देर में टीम का आईटी स्पेशलिस्ट रशियन बैंक पहुंच जाता है। बैंक का आईटी स्पेशलिस्ट परेशान होता है क्योंकि किसी ने डोमेन कंट्रोलर को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जो कि इस बैंक के सर्वर कंट्रोलर का दिल होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोई मेन सर्वर को कंट्रोल कर लेगा वो उसके साथ कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और अब वो हैकर सारा डाटा चाइना भेज रहा होता है। उसको एक आइडिया आता है। वो वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है और रशियन ज़बान में हेलो लिखता है। वो कुछ देर इंतज़ार करता है, फिर कर्सर हिलता है और हैकर नीचे लिखता है कि तुम हमें नहीं पकड़ सकते। कैस्पर्स की एक्सपर्ट लिखता है कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे। हैकर दोबारा लिखता है कि नहीं, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। कैस्पर्स की टीम को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन वो मालवेयर ढूंढ लेते हैं। ये गैबर ट्रोजन की तरह का एक मालवेयर होता है। कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये एक एनानेक मालवेयर होता है, इसलिए टीम इसको कार्बनैक मालवेयर का नाम देती है। अब बैंक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है और वो अपने कंप्यूटर को चेक करना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये एक कार्बनैक हैकर है और ये दिन 8 अप्रैल 2014 है। वो पहले ही सर्गी के कंप्यूटर में एक्सेस हासिल कर चुका होता है और अब उसे मैक्सिम के कंप्यूटर को भी कंट्रोल करना होता है। इसलिए वो इसे वर्ल्ड फाइल के साथ एक ईमेल भेजता है जिसमें वो मालवेयर होता है और मैक्सिम इस फाइल पर क्लिक करता है तो उसके कंप्यूटर का कंट्रोल भी हैकर के पास चला जाता है। अब हैकर का अगला स्टेप पूरे सिस्टम और उससे कनेक्टेड तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना होता है। वो कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल करता है और मैक्सिम का कंप्यूटर स्लो हो जाता है। मैक्सिम आईटी एक्सपर्ट को बुलाता है। आईटी एक्सपर्ट के आने से पहले हैकर की लॉगर भी इंस्टॉल कर चुका होता है, जिससे हैकर के पास वो तमाम डिटेल जा रही होती हैं जो भी मैक्सिम के कंप्यूटर पर टाइप होता है। आईटी एक्सपर्ट कंप्यूटर को चेक करना शुरू करता है और उसे ऐसा करने के लिए अपना डोमेन पासवर्ड लगाना होता है और जब वो डोमेन पासवर्ड टाइप करता है तो हैकर के पास वही पासवर्ड चला जाता है। अब हैकर इस पासवर्ड को डोमेन कंट्रोलर पर ट्राई करता है और डोमेन कंट्रोलर ओपन हो जाता है। अब हैकर हर कंप्यूटर को देख सकता है कि किन कंप्यूटर्स के जरिए पैसा एटीएम्स में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वो इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं करता
बल्कि महीनों तक खामोशी से ऑब्जर्व करता है कि बैंक्स कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, और जब वो समझ जाता है तो फिर वो गेम स्टार्ट करता है। पैसा चोरी करने के लिए कार्बनैक ग्रुप 3 तरीके निकालता है। पहला ये कि मैनेजमेंट अकाउंट से पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, और किसी भी तरह के शक से बचने के लिए वो बैंक की बैलेंस अमाउंट में चोरी की हुई अमाउंट ऐड करता है। इस तरह टोटल अमाउंट उतनी ही रहती है, क्योंकि ये चेक हर 10 घंटे बाद होता है, तो हैकर के पास काफी टाइम मिल जाता है। दूसरा तरीका ये था कि एटीएम्स के जरिए पैसा खुद ब खुद बाहर फेंका जाए और मनी म्यूल्स के जरिए पैसा बगैर किसी एफर्ट के उठाया जा सके। ये वो लोग थे जो इस माफिया की तरफ से हायर किए गए थे और अपने बॉसेस को कुछ परसेंटेज लेकर ये एटीएम से उठाया हुआ पैसा पहुंचाते थे। तीसरा तरीका सबसे सोफिस्टिकेटेड था। इसमें मनी म्यूल्स के नाम अकाउंट्स ओपन किए जाते थे। इनके अकाउंट्स में एक ही जितने पैसे या डॉलर्स डाले जाते थे। मिसाल के तौर पर 3 अकाउंट्स में $3.33 डाले जाते हैं और बैंक की डेटाबेस से इस अमाउंट को $1 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर डेबिट कार्ड्स के जरिए पैसा विड्रॉ करा लिया जाता था। इस तरीके के साइड इफेक्ट्स ये थे कि डेटाबेस अपडेट की वजह से कुछ और लोग भी मिलियनियर्स बन रहे थे। जैसे जैसे कैस्पर्स की टीम को चीजें पता लग रही थी, वैसे वैसे उनको अंदाजा हो रहा था कि ये ऑपरेशन किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। कैस्पर्स की टीम यूरोप के बड़े बैंक्स और मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ टीम अप करती है। कुछ सर्वर्स को ज़ाया भी कर देती है, लेकिन हैकर्स मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके अपना काम जारी रखते हैं। 2015 के शुरू तक कार्बनैक ग्रुप 30 मुल्कों के 100 बैंक से पैसा चुरा चुका होता है। ज़्यादातर विक्टिम्स का ताल्लुक रशिया से होता है, कुछ यूरोप, यूएसए और चाइना से भी होते हैं। 2 सालों में $1 बिलियन चोरी हो चुका होता है। इनको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था जब तक कि कोई गलती ना करे। जुलाई 2016 ये ग्रुप टपाई में पहली दफा चोरी करता है, लेकिन पुलिस तेज निकलती है। 22 मनी म्यूल्स, जिनमें से जरा का ताल्लुक रशिया से होता है, ताइवान के बैंकों से पैसा चुराते हैं। 19 मनी म्यूल्स कामयाबी के साथ ताइवान से पैसा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन टीम का चेहरा पूरे मुल्क में मीडिया पर दिखाई दिया जा सकता था और अब उन्हें मुल्क से निकलने के लिए पैसा कहीं न कहीं छुपाना होता है। इनमें से एक मनी म्यूल डोंजू पार्क में 2 बैग्स के अंदर पैसा छुपाता है और यंग काउंटी में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और पुलिस को पार्क में ले आता है। लेकिन उधर पुलिस को सिर्फ एक बैग मिलता है, क्योंकि एक बैग एक बूढ़े शख्स को मिलता है और वो उसे अपने घर ले जाता है, जिसे पुलिस बाद में रिकवर कर लेती है। बॉबी नामी मनी म्यूल पैसों के 2 सूटकेसेस हाई सेंट्रल स्टेशन में 2 लॉकर्स में रखता है, जिसके बाद 2 लोग ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। वो सेंट्रल स्टेशन से सूटकेसेस को लेते हैं और एक होटल में ब्रंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है और पुलिस वहां पर उनका इंतजार कर रही होती है। वो उन्हें होटल रूम में लेकर जाती है। पुलिस को $105 मिलियन मिलते हैं। ताइवान पुलिस 90% पैसा रिकवर कर लेती है और मनी म्यूल्स को 4 साल की कैद सुनाई जाती है। लेकिन ये लोग लो लेवल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको पकड़कर सिर्फ पैसे ही रिकवर हो सकते हैं, लेकिन चोरी को रोका नहीं जा सकता। पुलिस को एक मनी म्यूल के मोबाइल में एक वीडियो मिलती है, जिनमें मुख्तलिफ करेंसी के नोट्स को देखा जा सकता था और एक ईमेल भी मिलती है। पुलिस को यकीन होता है कि ये ईमेल कार्बनैक ग्रुप के लीडर की तरफ से की गई है। यूरोपोल, FBI, मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी कंपनीज और मुख्तलिफ ममालिक की सिक्योरिटी कंपनीज कार्बनैक ग्रुप के लीडर को पकड़ने की कोशिश में होती हैं। इनको सिर्फ ये पता होता है कि वो दुनिया के किसी न किसी कोने में एक पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहा है। 6 मार्च 2018 यूक्रेनियन डेनिस नामी शख्स, जो कि अपनी बेगम और बच्चों के साथ एलिकांटे स्पेन में रहाइश पजीर होता है, वो घर से बहुत कम निकलता है। वो मालवेयर कोडिंग करने का एक्सपर्ट होता है और शायद ही दुनिया में उससे इस फील्ड में कोई अच्छा हो। वो लो प्रोफाइल जिंदगी गुजार रहा होता है और अपनी तमाम ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में करता है। एक वक्त उसके पास 15,000 बिटकॉइंस होते हैं। 2018 में उनकी मालियत $16 करोड़ 20 लाख होती है। आज के वक्त उसकी मालियत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिटकॉइन से बाय नहीं की जा सकती, जैसे कि गाड़ियां और घरों की खरीदो फरोख्त के लिए लोग बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करते, तो डेनिस को रियल मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पुलिस के लिए कुछ ट्रेसेस छोड़ता है। और जब पुलिस अपनी तहकीक शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये शख्स कौन है। जब पुलिस उसके घर पर रेड करती है और उसे पकड़ती है, उसका लैपटॉप ओपन होता है। फोरेंसिक टीम उसी टाइम पर एविडेंस इकट्ठा करती है। पुलिस को 2 BMWs मिलती हैं, जो कि ज्वेलरी से भरी होती हैं,
जिनकी मालियत $1 मिलियन से ज्यादा होती है। चुराए गए सारे पैसे यानी कि $1 बिलियन का पता पुलिस आज तक भी नहीं लगा सकी और ये भी कंफर्म नहीं है कि डेनिस इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो अकेले नहीं थे। कैस्पर्स की टीम के मुताबिक ये काम कम से कम 10 से 30 लोगों का था। मई 2015 को 3 और यूक्रेनियंस को अरेस्ट किया जाता है। शक है कि वो भी कार्बनैक ग्रुप का हिस्सा थे। कार्बनैक मैलवेयर आज भी दुनिया में मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ नामों यानी कि Fin7, जोकर स्ट्रैश, कार्बन और कोबाल्ट स्पाइडर के नामों से आपके सामने आ सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन क्रिमिनल्स को रशियन गवर्नमेंट ने खुद ही पैदा किया है और वेस्टर्न वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए आजाद छोड़ा हुआ है। मैक्सिम के बैंक ने $1 मिलियन का नुकसान करवाया, जिससे शायद बचा जा सकता था, लेकिन मैक्सिम के वक्त पर विंडो इंस्टॉल ना करने की वजह से वो इसका शिकार बना। तो आपको भी ये चाहिए कि अपने सिस्टम्स को अपडेट रखें ताकि आप खुद और अपने इर्द गिर्द के लोगों को किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।